Hello everyone, a very good morning. Welcome back to our YouTube channel Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. So today we are going to study about Comptroller and Auditor General of India, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में आज हम इस वीडियो के जरिए स्टडी करने वाले हैं, जो कि इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गाइज, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं जहां पर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बात करी है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एटसेट्रा, तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। Whenever we talk about the financial system of country, जब भी हम भारत के वित्तीय व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर हम गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ की एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, उनके ऑडिट की बात करते हैं, वहाँ पर रोल आ जाता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग, जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश किया गया अंडर आर्टिकल 148। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल गाइज, ये आर्टिकल आप लोगों को बिल्कुल लर्न होना चाहिए। जनरली ये फैक्ट आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स का तो ये जो फैक्ट है वो बहुत ही फेवरेट फैक्ट है, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। कैग एक सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, जो कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स को हेड करता है। पब्लिक पर्स की गार्जियनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैग की होती है एंड कंट्री का जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो या फिर स्टेट लेवल पर हो, उसको कंट्रोल करने की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैग की होती है, यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की होती है। इसीलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उस टाइम पर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि द कैग विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिस रहेगी, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑफिस है। इसका बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में। ऑडिट की जो जिम्मेदारी है वो कैग की होती है, तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हम समझ लेते हैं कि कैग के को कौन अपॉइंट करता है, इसका कितना ड्यूरेशन रहता है। कैग को अपॉइंट करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कैग को बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ड्यूरेशन रहता है कैग का 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। या तो उनके 6 साल कंप्लीट हो जाएं ऑफिस में या फिर उनकी एज 65 ईयर्स हो जाए, तब तक के लिए वो इस ऑफिस में रहते हैं। इतना इनका ड्यूरेशन रहता है। इसके अलावा कैग किसी भी टाइम अपनी ऑफिस से रिज़ाइन दे सकते हैं, रेजिग्नेशन लेटर को सबमिट करके प्रेसिडेंट को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैग रेजिग्नेशन लेटर किसको सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट को। इसके अलावा कैग को प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव भी किया जा सकता है ऑन द सेम ग्राउंड्स एंड मैनर एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उन्हीं ग्राउंड्स पर, उन्हीं मैनर में कैग को भी प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। और ये कौन सा क्राइटेरिया होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है पार्लियामेंट में, और उसके लिए मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स का सपोर्ट होना ज़रूरी होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, जब वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस के द्वारा, तभी प्रेसिडेंट कैग को उनकी पोजीशन से हटा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस की। कैग को क्योंकि कैग अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस है, एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, तो उसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए, फंक्शन को इम्पार्शियल बनाने के लिए किसी भी तरीके का कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कैग को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि जो कैग हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया गया है। ऑल्दो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कैग को, लेकिन प्रेसिडेंट कभी भी अपनी मर्जी से कैग को उनकी पोजीशन से हटा नहीं सकते हैं। उसके लिए उनको वही मैनर और क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बार अगर कैग अपनी पोजीशन से हट जाते हैं, उनका ड्यूरेशन कार्यकाल खत्म हो जाता है, उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर किसी भी ऑफिस के लिए या फिर किसी स्टेट के अंडर किसी भी ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं।
थर्ड पॉइंट है कि उनकी जो सैलरी है, कैग की सैलरी और जो अदर सर्विस कंडीशंस जो उनको मिलती हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमिन की जाती हैं, और कैग की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के एक जज की सैलरी के बराबर होती है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैग की ऑफिस के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो सैलरीज हों, अलाउंसेस हों, या फिर जो पर्सन्स इस ऑफिस को सर्व कर रहे हों, उनकी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। यानी कि इनकी ये जो एक्सपेंडिचर होता है इस पर पार्लियामेंट में कोई वोटिंग नहीं की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्लियामेंट में कैग को कोई भी मिनिस्टर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए, ये प्रोविजंस हैं जिनके ज़रिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कैग को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की गई है। अब हम बात करेंगे कैग की पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में कि हमारे संविधान में क्या क्या पावर्स हैं जो कैग को प्रोवाइडेड हैं। आर्टिकल 149 कहता है कि ऑल्दो देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली पावर्स मेंशन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है अंडर आर्टिकल 49 टू प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग। कैग की को पावर्स कौन कौन सी दी जाएंगी, कौन कौन सी ड्यूटीज़ दी जाएंगी, ये प्रिस्क्राइब करने की जो जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट को दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने कुछ ड्यूटीज़ पावर्स को डिटरमिन किया है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पावर है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो भी मनी स्पेंड किया जाता है, तो उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करने की जो पावर है वो कैग के पास होती है, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, इन सभी के एक्सपेंडिचर्स से रिलेटेड अकाउंट्स कैग ही ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट से आने वाले जो भी एक्सपेंडिचर हैं उनको भी ऑडिट कैग ही करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो भी बैलेंस शीट्स होती हैं, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, इन सभी को ऑडिट कैग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी ऐसी बॉडीज़ हैं जिनको AIC अथॉरिटीज़ हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिनको फाइनेंशियली हेल्प किया गया है, जो एसोसिएटेड हैं, उनके रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स भी कैग ऑडिट करते हैं, या फिर गवर्नमेंट कंपनीज़ के रिसीट्स एक्सपेंडिचर भी कैग ही जो है ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे वो डेट से रिलेटेड हों, डिपॉजिट्स, एडवांसेस, रेमिटेंस, बिजनेस, तो इन सभी ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करने की जो जिम्मेदारी है वो कैग की होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसके अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए प्रेसिडेंट या गवर्नर कैग को कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो कैग ऐसी अथॉरिटीज़ के अकाउंट्स भी ऑडिट करती है। एग्जाम्पल है ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज़। इसके अलावा जो है आर्टिकल 151 में मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो कैग प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे, एंड स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं वो गवर्नर को सबमिट की जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है ये कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि एग्जीक्यूटिव की पार्लियामेंट के लिए जो फाइनेंशियल स्फेयर्स में, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जो अकाउंटेबिलिटी होती है उसको भी इंश्योर किया जाता है कैग की रिपोर्ट की हेल्प से। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सुप्रीम कह सकते हैं कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। लेकिन यहाँ पर ये जो अगर हम कंपेयर करें इंडिया के कैग को ब्रिटेन के कैग से, तो डिफरेंट हैं दोनों, काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि और इस के लिए जो है इस रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इंडिया के कैग को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंडिया के जो कैग हैं वो सिर्फ एक ऑडिटर जनरल का रोल फुलफिल कर रहे हैं, ना कि एक कॉम्प्ट्रोलर का। इसका मतलब ये है कि जब भी कंसोलिडेटेड फंड से मनी इशू किया जाता है तो वहाँ पर इंडिया के कैग का रोल नहीं होता है, वहाँ पर उनका कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अगर वहीं ब्रिटेन के कैग की बात करें तो जब पब्लिक एक्सचेकर से जब भी कोई मनी इशू किया जाता है तो वहाँ पर कैग का अप्रूवल ज़रूरी होता है, वहाँ पर मस्ट होता है। तो ये दोनों ही इंडिया के कैग और ब्रिटेन के कैग में डिफरेंस होता है।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप क्रिटिसिज्म भी लिखना चाहते हैं कैग का तो ये पॉइंट वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।